कैसे हैं आप सब। मैं गरिमा राठौड़ बेटा आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ ऑन श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक। मैं आपके यहाँ पे केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ और जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग 11th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जहाँ से हमने बेसिक से स्टार्ट किया है वो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। और अब तो हम काफ़ी डिटेल में आ चुके हैं, काफ़ी नई नई बातें हम लोग जान चुके हैं। हमें बहुत कुछ पता चल चुका है कि कौन कौन से रसायनज्ञ थे जिन लोगों ने कौन कौन से नियम दिए और हमें और कौन सी नई नई इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर जानने को मिलेंगी। अब हम काफ़ी कुछ ऐसे नए शब्दों को जान चुके हैं जो हमें हमेशा 11th के बाद से हमेशा पढ़ने हैं, जानने हैं और समझने हैं। ठीक है बेटा, आज मैं आपको एक और नए शब्द से परिचय करवाऊंगी जिसका नाम है आवोगाद्रो संख्या। हालांकि मैं ये कह देती हूँ कि ये वर्ड आपने पहली बार नहीं सुना है, लेकिन अब जब आपने इसे सुना है तो आप ये देखेंगे कि इस शब्द की कोई सीमा नहीं है। आप इसे किस तरह से केमिस्ट्री में रिलेट कर सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। इतना कुछ है इस शब्द से रिलेटेड जिसे हम कह रहे हैं आवोगाद्रो संख्या Na। पूरी केमिस्ट्री जो है, पूरी केमिस्ट्री का कैलकुलेशन जितना भी है, गणनाएं वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट है वो इसी के आसपास घूमेगा। तो अगर ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो हमें डिस्कस करना तो बनता ही है। तो हम डिस्कस करते हैं आवोगाद्रो संख्या के बारे में, जिसे डिनोट करेंगे कैपिटल N, उसके पास में सब्सक्रिप्ट करके लिखा है Na। इसी तरह से इसे हमेशा डिनोट करना है। क्लियर है? तो देखिए, जिसका मान, आवोगाद्रो संख्या की बात की जा रही है, जिसका मान कई विधियों द्वारा ज्ञात किया गया है, सदैव एक स्थिर मान प्राप्त हुआ। क्लियर है बात? यानी आवोगाद्रो संख्या वह संख्या है जिसका मान फिक्स रहेगा, कभी भी किसी भी प्रकार के पदार्थ के लिए किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेगा। और वो मान क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23। इसे आपको कभी नहीं भूलना है। आज जब आपने जान लिया है Na, इसका मान क्या है, यह है, ये हमेशा आपको याद रखना है। हाँ, एक बात मैं बता देती हूँ, कैलकुलेशन करने के लिए, इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग 6.023 की जगह 6.022 ले लेते हैं, बस इसलिए क्योंकि 3 की बजाय जो 2 है वो इजीली कट जाता है, बस दैट्स इट। बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज आज से लेके हमेशा हम लोग यही वैल्यू यूज करेंगे Na आवोगाद्रो संख्या के लिए। आगे देखिए, सर्वप्रथम 1903 में इस संख्या का मान रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने प्राप्त किया था। किसने बताया था यह मान? रदरफोर्ड ने सबसे पहले प्राप्त कर लिया था। और इसे Na, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, Na द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ध्यान से सुनोगे सभी ये संबंध जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आज से हमेशा यह संबंध आपको दिमाग में रखना और यूज भी करना होगा। तो देखिए, हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम परमाणु भार, हाइड्रोजन के 1 ग्राम का परमाणु भार कितना होगा? 1.008 ग्राम हाइड्रोजन के Na परमाणु के बराबर। क्लियर हुई बात? कैसे? अभी नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, आपको फिर मैं और एग्जाम्पल दूंगी। धीरे धीरे आवोगाद्रो संख्या इतनी क्लियर हो जाएगी कि आप इसे कभी नहीं भुला पाएंगे। और एग्जाम्पल चेक कीजिए। इसी प्रकार हीलियम परमाणु के 1 ग्राम परमाणु भार कितना होगा? जितना इसका भार है उतना भाई, और क्या? देखिए, 4.003 ग्राम हीलियम बराबर हीलियम के Na परमाणु। Na का मतलब क्या है? परमाणु की संख्या फिक्स। मैंने आपको बताया था ना, Na का मान कभी नहीं बदलेगा। और मान कितना रहेगा? 6.023 इंटू 10⁻23 यह रहने वाला है। तो यहाँ पर भी Na का मतलब ये है कि इतने कण, कितने कण, इतने परमाणु, इतने अणु, इतने कण। आगे देखिए, उपरोक्त संदर्भ में यदि Na का मान ज्ञात हो तो
तत्व के परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। कितनी सिंपल सी बात है। ये जो हमें कह रहा है वो तो हमें पता है कि यदि हमारे पास Na का मान हो और Na का मान हमारे पास है, हम पढ़ चुके हैं। ये देखिए, ये रहा, ये मान अब हम जानते भी हैं। तो यदि हमें Na का मान पता है तो हम किसी भी प्रकार के तत्व का, परमाणु का, अणु का, आयन का, कैसा भी हो, उसका भार, उसका द्रव्यमान बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और अब तक मेरे ख्याल से आपको Na का मान भी दिमाग में बैठ गया होगा। नहीं हुआ तो 1-2 सेकंड बाद और अच्छे से बैठ जाएगा। आगे देखिए, परमाणु द्रव्यमानों के परिकलन से आणविक द्रव्यमानों का परिकलन भी आसानी से किया जा सकता है। इसके अणु में प्रयुक्त प्रत्येक परमाणु के द्रव्यमानों का योग किया जाता है। यदि हमारे पास कोई यौगिक है जिसका कोई अणु है और हमें पता चल गया कि उसके प्रत्येक परमाणु का भार कितना है। जैसे हम बात कर लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल? एक यौगिक है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। तो हमें पता है इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन है। यदि हमें पता चल जाए कि एक हाइड्रोजन के परमाणु का भार कितना है तो हम हाइड्रोजन के एक अणु का निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। उससे 2 से गुणा कर देंगे। सल्फर के एक परमाणु का पता चल जाए तो हम उसमें सल्फर का ऐड कर देंगे। ऑक्सीजन के एक परमाणु का पता चल जाए तो हम उसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके पूरे सम में ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास इसका कुल द्रव्यमान आ जाएगा। आएगा कि नहीं? क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं। मोल अवधारणा एवं आवोगाद्रो संख्या 11th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोल अवधारणा। मोल, ये शब्द आपको अब कभी नहीं भूलना है। क्या मतलब है, क्यों यूज करते हैं हम इस शब्द को, क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे सभी। देखिए, परमाणुओं और अणुओं का आकार बहुत ही छोटा होता है, परंतु पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा में इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। क्लियर है बात? ये हमें पता है। परमाणु इतना छोटा है कि हम उसे नहीं देख सकते, इसीलिए तो इतना सब पढ़ना पड़ रहा है हमें कि हम कैसे फिर पता लगाएं परमाणु क्या चीज़ है। ना हम उसे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, तो फिर कैसे अध्ययन करें परमाणु के संदर्भ में। तो इसीलिए हम मोल अवधारणा की चर्चा आज कर रहे हैं। आगे देखिए, इनकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए मोल धारणा को प्रयोग में लिया गया है। मोल को एक इकाई माना गया है। क्या माना गया है? मोल को किसी भी पदार्थ के लिए एक इकाई के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। अभी सिर्फ मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बेटा, इसका यूज़ किस तरह से करना है वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। एक साथ पूरा मोल कॉन्सेप्ट, पूरी मोल अवधारणा नहीं समझ सकते। जितना कॉन्सेप्ट आपको इससे रिलेटेड मैं डेली पढ़ाती हूँ, आपको उसको रिवाइज करना है बस। धीरे धीरे जब मोल पूरा समझ आ जाएगा, मोल अवधारणा, तो आपके लिए केमिस्ट्री जो है वो बहुत इजी हो जाएगी। आगे देखिए बेटा, मोल शब्द वर्ष 1896 में W. ओस्टवाल्ड द्वारा लैटिन शब्द मोल्स से प्रतिपादित किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। ढेर मतलब हीप और पाइल। परमाणु है, एक परमाणु को हम नहीं देख सकते, किंतु बहुत सारे परमाणुओं का जब ढेर पड़ा हुआ है तो इसमें कितने परमाणु हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि हाँ ये ढेर किसका है, परमाणुओं का है। तो इसी के लिए शब्द दिया गया है मोल। क्लियर है बात आपको? परमाणुओं का एक समूह समझ लो, ठीक है। आगे देखिए, मोल किसी तत्व अथवा यौगिक की वह मात्रा है जिसका द्रव्यमान उसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान अथवा ग्राम अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। सबसे पहली बात जो आप पढ़ रहे हैं, मोल से रिलेटेड जो परिभाषा है वह किस संदर्भ में दी गई है। यदि हमें ये पता है कि मोल का मतलब क्या है, ढेर है, लेकिन अब हम इसको केमिकली रिलेट करना चाहते हैं कि इसका रासायनिक दृष्टि से इस मोल का क्या मतलब है,
क्या ये मोल जो शब्द है ये मैं किसके लिए सुन रही हूँ? अभी तक जो हमने पढ़ा उससे हमें ये पता चला कि मोल जो है कहीं ना कहीं परमाणु, अणु, इनसे रिलेटेड शब्द है। उसके बाद मुझे ये पता चला कि मोल जो शब्द है वो तो परमाणुओं का कहीं पे एक जगह इकट्ठा हुआ ढेर जो है उसके लिए कहा जाता है। इतना ही समझ आया। अभी तक जो पिक्चर क्लियर हुई है मोल की वो इतनी क्लियर हुई है, लेकिन धीरे धीरे हम और समझेंगे कि मोल को वास्तविकता में केमिस्ट्री में हम किस तरह से परमाणु और अणुओं के साथ में यूज़ करेंगे। क्लियर है बात? धीरे धीरे समझना है आपको और भूलना नहीं है इन बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे चलिए, तो यहाँ पे जो पहली परिभाषा इसमें हम क्या सुन रहे हैं कि मोल को हम किससे संबंधित कर रहे हैं? द्रव्यमान से। किसका द्रव्यमान? किसी परमाणु का। यदि हमारे पास ग्राम में परमाणु द्रव्यमान है, क्लियर है, तो उस परमाणु द्रव्यमान को हम क्या कहेंगे कि 1 मोल है। क्लियर है? यदि हमारे पास किसी अणु का ग्राम अणु द्रव्यमान है तब भी हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं कि वह क्या है? 1 मोल है उस अणु का। क्लियर हुई बात? ये परिभाषा है, इसका उपयोग आपको कुछ एग्जाम्पल्स से समझ आएगा। इतनी आसानी से मोल शब्द समझ आ जाए 11th में, ये मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स ज़रूर हम इसके करेंगे ताकि जितने भी परिभाषा, जितने भी अर्थ हम समझ रहे हैं उन सभी अर्थों को समझते हुए हम इस मोल शब्द का उपयोग केमिस्ट्री में कर सकें कि हमें कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे करना है। आगे देखते हैं बेटा, मोल अवधारणा का महत्व। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम पढ़े क्यों इस मोल के बारे में, कुछ उपयोगिता भी है कि नहीं? बहुत उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? आइए डिस्कस करते हैं। पदार्थ के दिए द्रव्यमान में उपस्थित कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो यूजेस मैं आपको बता रही हूँ यही सब मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे पहले समझ लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ रहे हैं कि यदि पदार्थ का द्रव्यमान हमें पता हो, पदार्थ के दिए द्रव्यमान में, यानी द्रव्यमान हमें दिया गया हो, लेकिन हमें पता नहीं कि 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 15 ग्राम, 0.1 ग्राम, 2 ग्राम है, उसमें कण कितने हैं, तो हम कणों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान ही नहीं बल्कि द्रव्यमान की सहायता से कणों की एग्जैक्ट संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब हमने मोल और द्रव्यमान में, मोल जो शब्द है उसमें और द्रव्यमान में संबंध पता कर लिया हो तब। क्लियर है? आगे देखिए, इसके लिए परमाणुओं या अणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? फॉर्मूला देखिए, बराबर दिया हुआ द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। यानी आपको क्या करना है, दिया हुआ द्रव्यमान को हम लिखेंगे W से और मोलर द्रव्यमान को हम लिखेंगे M से। इससे हमारे पास क्या आ जाएगी? कणों की संख्या, कणों की संख्या। और साथ में आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 6.023 इंटू 10 की घात 23 से। क्लियर हुई? यहाँ मोलर द्रव्यमान का अर्थ है किसी अनुसार ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार। किसी भी तत्व के लिए हम किसकी बात कर रहे हैं? मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या है? जो भी ग्राम में अणु भार या परमाणु भार होता है उसी को हम उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से आपको ये शब्द और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगला देखिए, आवोगाद्रो के नियम ताप और दाब पर किसी गैस के आयतन और मोल की संख्या के समानुपाती होने का भी हमें इससे पता चलता है। तो आप देखेंगे किसमें संबंध पता चल रहा है? किसी गैस के लिए उसके आयतन और उसी गैस के लिए मोल की संख्या कि उस गैस के कितने मोल हैं, इन दोनों का जो संबंध है वो भी हमें मोल अवधारणा से पता चलता है। और वह क्या संबंध है? V समानुपाती N, यानी जितना ज़्यादा आयतन उतने ज़्यादा मोल। समझ रहे हो? एक आपके पास 1.5 लीटर गैस है और एक आपके पास 1.2 लीटर गैस है। ज़्यादा मोल किस में होंगे? इसमें। क्यों? क्योंकि आयतन यहाँ ज़्यादा है। यही तो हमने देखा है कि V बराबर क्या है? आयतन। वॉल्यूम किसके समानुपाती है? मोल के। स्मॉल n से किसको लिखते हैं? मोल से लिखते हैं। तो जितना ज़्यादा आयतन उतने ही ज़्यादा मोल होंगे। आगे देखिए, पदार्थ के एक कण का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बात है, केवल एक कण हो हमारे पास,
केवल एक कण, जिसको हम अभी तक मान रहे थे कि पॉसिबल ही नहीं है, इतना छोटा सा कण है, हम कैसे निकालेंगे उसका द्रव्यमान। तो वो यहाँ पे संभावना पता चल गई है कि मोल अवधारणा यदि हमने अच्छे से समझ ली है तो हम केवल एक छोटे से कण का द्रव्यमान भी बिल्कुल करेक्टनेस के साथ, बिल्कुल वास्तविकता के साथ ज्ञात कर सकेंगे। आगे देखिए, एक परमाणु या एक अणु का द्रव्यमान बराबर कैसे निकालेंगे, केवल एक की बात हो रही है, पदार्थ का ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार बटे 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर हुई बात। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आपको ग्राम परमाणु भार यदि किसी का पता है तो आपको क्या करना है, उसमें जस्ट भाग देना है 6.023 इंटू 10⁻23 का। आपके पास क्या आ जाएगा, उस एक अणु या उस एक परमाणु या उस एक कण का द्रव्यमान आ जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, गैस के एक अणु का आयतन ज्ञात करने में मोल अवधारणा का उपयोग है। किसका, केवल एक अणु का यदि आयतन ज्ञात करना हो, पॉसिबल है, बिल्कुल है। कब, यदि हमने मोल अवधारणा पढ़ ली है तो बिल्कुल पॉसिबल है। अतः हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, एक कण का आयतन बराबर 22.4, याद आ रहा है, कल बिल्कुल हमने इसको प्रूफ किया था कि कैसे 22.4 लीटर हो सकता है आयतन मानक ताप और दाब की परिस्थितियों पर। तो आपको क्या करना है, 22.4 जो कि फिक्स आयतन है उसमें भाग देना है Na का। Na मतलब आवोगाद्रो संख्या का भाग देना है। क्लियर है। कुछ सांख्यिक उदाहरणों द्वारा मोल अवधारणा की उपयोगिता हम समझ सकते हैं। आइए चेक करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, CO2 का अणुभार यदि हमें ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने परमाणु है, देखिए, कार्बन का एक उसका भार होता है 12, तो 12 प्लस ऑक्सीजन के हैं 2, तो 2 इंटू 16, टोटल मिला के अणुभार आ गया मेरे पास 44। अब हम जानते हैं कि 1 मोल CO2 बराबर 1 ग्राम अणुभार। ठीक है, 1 ग्राम का अणुभार, 1 ग्राम का अणुभार कितना आया हमारे पास, 44 ग्राम आया, तो मैंने ये रख दिया मान। आगे देखिए, अतः 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित होंगे, क्या, 1 मोल उपस्थित होंगे। क्लियर हुई, आपको बात क्लियर हो रही है। ये देखो रिलेशन हमने निकाला है, हम जानते हैं कि 1 मोल CO2 का मतलब क्या है कि उसके 1 ग्राम का अणुभार, और 1 ग्राम का अणुभार का क्या मतलब है, जो एक फॉर्मूला है उसका भार, ये फॉर्मूला हमारे पास था CO2। हमने इसका टोटल का भार निकाला, कार्बन में 2 ऑक्सीजन का भार जोड़ दिया तो हमारे पास आ गई वैल्यू 44। क्लियर है। यानी ये कहा जा सकता है कि 44 ग्राम यदि CO2 है तो हमारे पास CO2 के मोल कितने हैं, केवल 1 मोल, केवल 1 मोल है हमारे पास CO2 का। चूंकि 44 ग्राम CO2 में उपस्थित होंगे 1/44, अतः 2.2 ग्राम में उपस्थित होंगे 1.44 इंटू 1/44 इंटू 2.2 मोल, कितने मोल हो गए, टोटल मिला के 0.05 मोल। क्लियर हुई बात। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि आपके पास 2.2 ग्राम CO2 दे दी गई है, तो 2.2 CO2 ग्राम में आपको क्या पता लगाना है कि इसके कितने मोल उपस्थित होंगे। क्लियर है बात। तो यदि आपको किसी चीज का भार दिया गया है तो आप भार से, द्रव्यमान से मोल की संख्या किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, यह मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। एग्जाम्पल क्लियर है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। आगे के एग्जाम्पल्स हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबडी।